बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तीन अहम वाक़यात और तीनों का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से। बड़े अंदोखनाक वाक़यात हुए। कल जो स्वात में हुआ, जिसने न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में हर किसी का ज़मीर झंझोड़ा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों का, क्योंकि उसी दिन और उससे पहले और फिर उसी ही दिन जो है हमारे वज़ीर आला साहब जो है वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ थे। और इस्लामाबाद से, और इंटरेस्टिंगली उसने जो बात भी की कि मेरा वहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ पे और लोग होते हैं। अगर इस तरह है तो फिर बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के फिर पेशावर में क्या ज़रूरत है। तो ये बड़ा सैडेस्ट कमेंट्स है कि चाहिए तो ये था कि वो फौरी तौर पर वहाँ पे चले जाते, क्योंकि पीटीआई तो कह रही है कि दरिया फ़रात के वो भी अगर हो जाते तो हुक्मरान से पूछा जा सकता था। यहाँ पे तो स्वात में ये जो अमवात जिस अंदाज से हुए हैं ना, वो बड़े दिल दहलाने वाले हैं। इसी पे बात करेंगे कि वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद में क्या उनकी मसरूफियात थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा पूरा सोग में था और वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद में थे। इसी पे बात करेंगे। शमाली वज़ीरिस्तान में एक वाक़या हुआ है जो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा वाक़या है, और मैं समझता हूँ कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे तकरीबन गुज़िश्ता 2-3 महीनों में सबसे बड़ा हमला हुआ है। इंटेलिजेंस की मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी फेलियर है कि इस सानह को वो रोक ना पा सके। 800 किलोग्राम, मतलब यह है कि बहुत बड़ी, पूरा जो है 1 टन बारूदी मवाद जो है वो गाड़ी आई, मीर अली में थी, कहाँ से ये तैयार हो गई, किस तरह यहाँ पहुँच गई, सुबह सवेरे वो कैसे जो है उसने हमला किया। तो इस पे बात करेंगे, जिसमें हमारे जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 13 अहलकार शहीद हुए और इसी तरह 10 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए, जिसमें काफ़ी की तादाद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस पे बात करेंगे। आखिर में ये जो रिज़र्व सीटों का फ़ैसला जो आया है, स्पेशली इसका खैबर पख्तूनख्वा पे इस पे क्या असरात होंगे, क्योंकि पहले जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको बरकरार रखा गया है, जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया था। अब ये नज़रसानी केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उस फैसले को बरकरार रखा गया है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सीटें देने के बजाय दीगर अपोजिशन जमातों को दी गई है। तो इससे क्या असरात होंगे खैबर पख्तूनख्वा पे? क्या हुकूमत जो है वो अब वही पोजीशन रहेगी या उसकी नहीं? तो इस पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इससे खैबर पख्तूनख्वा में जो नशिस्तों की तादाद है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उसमें काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ा है। इससे पहले अभी जो अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन अरकान है उसकी तादाद तकरीबन 27 है, और 90+ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। अभी ये अगर 25 सीटें जो है जो इसमें 11 ख़वातीन की हैं और 4 अक़लियतों की है। अब अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और PTIP को चली गई तो इससे उनकी तादाद 50 से ऊपर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए जो तादाद चाहिएगी वो 73 यानी 73 की ज़रूरत होती है। अब अगर ये एक तादाद 25 अहमद शामिल कर देते हैं तो ये तकरीबन 51 बन जाती है, और इसी तरह हुकूमत गिराने के लिए अब जो है सिर्फ 22 मेंबरान की मतलब की ज़रूरत होगी। तो ब्रेकअप कुछ इस तरह है कि ये जो 25 मेंबरान है जो ऑलरेडी जिन पार्टीज़ की नुमाइंदगी है, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 7 अरकान है, JUI के 7 अरकान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 अरकान है, अवामी नेशनल पार्टी के 2 है, और PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की 2 है। अब इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इसी लिहाज से 7 जो है ख़वातीन की नशस्तें मिलेंगी और 2 माइनॉरिटीज़ की यानी अक़लियतों की। तो इसी तरह उनकी कुल तादाद जो है वो 16 बन जाएगी। इसी तरह JUI जमीयत उलमा इस्लाम और उनकी 7 उनकी मौजूदा स्ट्रेंथ है, 7 उनको ख़वातीन की मिल जाएंगी, 2 जो है माइनॉरिटी, तो उनकी तादाद भी 16 बन जाएगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 अरकान हैं, उनको 4 ख़वातीन की नशस्तें मिलेंगी, क्योंकि अक़लियतों के 4 जो है वो 2 मुस्लिम लीग और 2 JUI के पास चली जाएंगी। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के 2 हैं, तो उनके हिस्से में 1 मेंबर आएगा ख़वातीन की। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन है उनके 2 मेंबरान है। इसी तरह 1 जो है उनको रिज़र्व सीट मिल जाएगी। इस तरह इनकी कुल तादाद जो है ये, इनमें से 1 सीट का फ़ैसला जो है वो अब इलेक्शन कमीशन करेगा कि वो किस जमात के खाते में चली जाएगी। तो अगर वो भी अपोजिशन को मिल गई तो अपोजिशन की तादाद तकरीबन बन जाएगी 51 बन जाएगी। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात है और अली अमीन खान का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है कि काफ़ी तादाद में उनसे अपने लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग नाराज़ है। तो अगर कुछ अभी पहले जो था बहुत बड़ा फ़र्क था, पहले तो अगर ये होता था अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती तो फिर अपोजिशन के लिए कोई रास्ता नहीं था। अब काफ़ी तादाद में अपोजिशन आ गई है। इस फैसले के डेफिनेटली लीगल लिहाज से तो हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों से ये निकल कर ये फैसला आया है। और अब खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी ये होगा कि वो असम्बली कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उसने इंडेफिनेटली असम्बली को प्रोरोग किया है। तो आगे इन लोगों से किस तरह वो ओथ लिया जाएगा। स्वात का सानहा जो है नाजरीन, इसने पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है दिल दहलाया है हर एक बंदे का, क्योंकि वो देखे लोग तो डूबते हैं, लोग मर भी जाते हैं, हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन ये हादसा जो है ये एक ऐसा हादसा था कि हम सब देख रहे थे कि एक फैमिली है, 14-15 अफराद की फैमिली है, बल्कि 17 अफराद की, वो एक टेले पे खड़े हुए हैं। देखिए वो गुनाहगार है, जो भी है, उन्हें गलती की या जो भी है, वो एक टेले पे खड़े हुए हैं जिसमें माँ भी है, बच्चे भी है, बाप भी है, भाई भी है, चाचा भी है, वो सारे खड़े हुए हैं, चीख रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। आप वैसे अपने दिल पे हाथ रखें कि आपके हाथ में आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपका बाप है, और वो मौजे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साथ बहा के एक एक करके बहा के ले जा रहे हैं और वो चीख रहे हैं। हुकूमत 1 घंटा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू ना कर सके, और जब आए भी तो उनके पास सामान नहीं था। अब ये सूरत हाल, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल ये है। डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल करना, असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल करना, इससे क्या होगा? बाज़ लोग तो कहते हैं कि इनको इसलिए मुअत्तल किया गया है ताकि उनको सरकारी प्रोटेक्शन में रखा जाए, ताकि कोई कुछ ना कहे। सवाल ब्यूरोक्रेसी की है। अभी हमने ताले लगाना शुरू कर दिए कि जी तजावुज़ात को ख़त्म कर दे। ये देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम उस वक्त जाग जाते हैं जब कोई बड़ा सानहा रूनमा हो जाता है, और उसके बाद हफ्ता 10 दिन उस पर बहस हो जाती है, फिर वो हम भूल जाते हैं और बिज़नेस एज़ यूजुअल हो जाती है। स्वात का दरिया हर साल जो है दर्जनों अफराद को बहा लेता है, मकानात को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी होता है, सारे कमिश्नर्स भी होते हैं, मतलब है कि सारा अमला होता है, वज़रा भी होते हैं, लोग आते भी जाते हैं, देख भी लेते हैं, उनके आंखों के सामने दरिया में ही बन जाते हैं, होटल बन जाते हैं, रेस्टोरेंट बन जाते हैं, उन पे इंक्रोचमेंट हो रही है, उनमें डिगिंग हो रही है, उनमें माइनिंग हो रही है, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यही सवाल बनता है कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा था कि दरिया फ़रात के किनारे पे अगर कुत्ता भी भूख से मर जाए या उसको कुछ हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी खलीफे वक्त पे होती है। और वो अक्सर यही जो साउथ कोरिया के, जापान के मिसालें देता था कि कश्ती डूब गई, हालांकि कश्ती में वज़ीर आज़म का कोई किरदार नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ पे तो आप लोगों के आंखों के सामने एक एक बच्चा बहा रहा है पानी, एक एक खातून जो है पानी की मौजों की नज़र हो रही है, और हम सब तमाशा देख रहे थे। कोई तो मॉरल करेज होनी चाहिए ना। ये कुर्सी इतनी ज़्यादा जो है महबूब होती है, इतनी ज़्यादा ये हमारे जो सियासी लीडरान है कि किसी ने कुछ भी, ये अभी जिस तरह वज़ीर आला का बड़ा जो उनका जो बयान था, देखे स्वात में क्या हो रहा है, वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद में है, ये तो हमारी प्रायोरिटीज़ है
کہ وزیر اعلیٰ صاحب پہلے دن جو تھے اس سے ایک دن پہلے آئے اڈیالہ جیل میں، پھر سوات میں، پھر اسی دن وہ اسلام آباد میں تھے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ خیبر پختونخوا میں تو سیلابوں نے تباہی مچائی ہے، کہتے سنودی میں کیا کروں، وہاں پہ افسر ہیں نا، وہاں پہ لوگ ہیں نا۔ یہ ہماری ہارٹ اتنا جو ہے ہم انسینسٹیو ہے، ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، مریں، یہ ان کا جو وقت پورا ہوا ہوگا، قدرت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، کوئی شہید ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کسی کو جو ہے کوئی وہ پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایک سائڈ پہ اگر آپ اتنے نااہل ہے، اتنے جو ہے ہارٹ لیس ہے، دوسری سائڈ پہ اس قسم کے بیانات دینے سے میرے خیال میں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کم از کم یہ اتنی رسپانسبلٹی تو قبول کر لینی چاہیے تھی کہ ہاں ہمیں، کیونکہ ٹورزم کا اور ان سارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے، تو یہ ہماری پرائرٹی ہے، اور انہی لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، بار بار ووٹ دے دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اس سے پہلے والے بھی ایسے تھے، اس سے پہلے والے بھی ایسے تھے، کم از کم ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ امام بھائی، یہ آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے ایک ایک بچہ جو ہے وہ گر رہا تھا، کم از کم اگر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہوتا، میری بیٹی ہوتی، میری بہن ہوتی، میری ماں ہوتی، میرا والد ہوتا، میرے دادا ہوتے، میرے بابا ہوتے، تو کیا کرتے؟ میرے خیال میں اتنی تو ہم جو ہے نا انسانیت ہونی چاہیے، اور اسی حوالے سے کچھ اہم فیصلے کرنے پڑیں گے، اور فیصلے حکمرانوں نے نہیں کرنے، فیصلے عوام نے کرنے ہوں گے، ورنہ اسی طرح رلتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا پیسہ ہوگا سڑک کے لیے، سیاستدانوں وزراء کی جیبوں میں جاتی ہے، آپ لوگوں کا پیسہ ہوگا اسپتال۔ دیکھیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بندہ الیکٹ ہوتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، ایم پی اے، ایم این اے بن جاتا ہے، 3-4 مہینے بعد اس کی سٹیٹس ہی بدل جاتی ہے۔ کوئی اتنا پوچھ نہیں سکتا کہ بابا یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ تو ہمارے ہاسپٹل کا پیسہ تھا، ہمارے روڈ کا پیسہ تھا، ہماری جو ہے نا اسکول کا پیسہ تھا، کالج یونیورسٹیز، ہماری ویل بینگ پہ پیسہ لگنا تھا، ان کے گھروں پہ لگ جاتے، لیکن پھر بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں یہ وہ خراب نہیں ہے، اصل خرابی جو ہے وہ عوام میں ہے، وہ ہم میں ہے۔ آخری جو بڑا میرے خیال میں اس سے بھی بڑا واقعہ، مطلب ہے کہ واقع ہو رہے ہیں، اس سے بڑا واقعہ شمالی وزیرستان میرلی میں ہوا۔ 800 کلو گرام بارودی مواد گاڑی میں فٹ کیے گئے۔ کہاں پہ فٹ کیے گئے مجھے کی پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انٹیلیجنس والے کر کے آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ کسی ورکشاپ میں فٹ ہوا ہوگا، کسی گھر میں فٹ ہوا ہوگا، پھر وہ گاڑی کہیں پہ کڑی ہوگی، پھر وہ آگے صبح سویرے نکل آئی، آ کے چیک پوسٹ پہ جو ہے وہ بلاسٹ ہوتا ہے، اس میں ہمارے 13 جوان شہید ہوتے ہیں، 10 جوان شدید زخمی ہوتے ہیں، اور معاملہ ہی ختم۔ اب یہ ہے کوئی نہ کوئی تو سہولت کار ہے، انٹیلیجنس والوں کو پتہ نہیں ہے کہ سہولت کار کون ہے۔ کسی کے گھر میں تو یہ ٹرک کڑا ہوگا نا، کسی کے ورکشاپ میں تو یہ ٹرک فٹ کیا ہوگا نا، کسی کے ہاں یہ لوگ جو ہوتے ہیں خوارج یا جو بھی ہوتے ہیں عسکریت پسند، یہ پناہ لیتے ہیں، ڈھال بنا لیتے ہیں خواتین کو، بچوں کو۔ تو لوگوں کا بھی یہاں پہ بھی یہی ہے، یہ بھی، اور یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ تقریباً کئی مہینوں بعد اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جس میں 20 ہمارے جو فوجی اہلکار ہے، فوجی جوان ہے، وہ متاثر ہوئے ہیں، 13 جو ہے، بلکہ 20 سے زیادہ، 13 جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور 10 جو ہے وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا آنسر تو ہونا چاہیے، کسی سے تو پوچھنا چاہیے کہ بابا یہ کس نے کیا ہے، کیوں ہوا ہے۔ یہ بھی بھول جائیں گے ہم، اس طرح سواد بھی بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائیں گے، بزنس ایز یوزول ہوگا، پھر یہی ہمارے حکمران ہوں گے اور یہی ہمارے گلے۔